हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस की क्लासेस हैं ये, और इसमें हिस्ट्री हमने स्टार्ट करी है। हिस्ट्री में एक चैप्टर हो चुका है और उसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैं करा चुकी हूँ। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, विच इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखो, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था पहले के लोगों के बारे में, अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे। और हमने ये जाना था कि जो वो पहले के लोग होते थे वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, यानी शिकार करते थे और चीज़ें इकट्ठा करते थे। आज हम उनके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है और उसका रीज़न क्या था कि वो हंटिंग गैदरिंग जो करते थे उसके क्या क्या रीजंस थे। इन सभी चीज़ों के बारे में चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर ये होने वाला है। तो सभी टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं, द अर्लीस्ट पीपल, इनके जो मूवमेंट थे, क्यों होते थे, कैसे होते थे, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमको इनके बारे में कैसे पता चला, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, किस तरह से रहने की जगह ढूंढते थे, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग की खोज कैसे हुई, चेंजिंग एनवायरनमेंट कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते थे उसकी वजह से और क्या बदलाव होते थे, और इसके अलावा द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, किसानी की जो शुरुआत हुई या खेती की जो शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई। इसके बाद डोमेस्टिकेशन के बारे में देखेंगे, स्टोरिंग एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से जानवरों को पालतू बनाना जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने शुरुआत करी थी। फिर देखेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, तो जो पहले किसान थे उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, जिस तरह से जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो सेटलिंग जो लाइफ जो है एक तरह से लाइफ सेटल कैसे करने लगे, किस तरह से सेटल लाइफ की तरफ वो मूव करने लगे, इसके बारे में जानेंगे। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग मेहरगढ़, एक तरह से जो जीवन और मरण की जो पूरी प्रक्रिया है, जीने से लेकर मरने तक का जो उनका पूरा प्रोसेस था वो किस तरह से होता था, इसको भी जानेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहला टॉपिक हमारा देख लेते हैं, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। देखो, मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले के जो मानव थे, शुरुआती जो लोग थे वो घूमते रहते थे। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर उन्हें घूमने की ज़रूरत क्यों थी, क्यों वे घूमते रहते थे। तो वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, उसके कई सारे कारण थे। जैसे कि भाई उनको खाना चाहिए होता है। अब देखो, जो खाना होता है उसी से तो हमारी लाइफ चलती है, जो लाइफ साइकिल है उसी से चलता है। खाना अगर हमारे शरीर को मिलेगा उससे पोषण मिलेगा और हम आगे काम करने के काबिल रहेंगे। तो पहले वो खाने की तलाश में भी इधर उधर घूमते रहते थे। अब आज की तरह तो था नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान ले आए, किराने के स्टोर से सामान ले आए, तो या तो फिर स्विगी से ऑर्डर कर लिया, तो ऐसा तो था नहीं पहले। तो उनको खाने की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। तो मेन रीज़न तो उनका यही था। इसके अलावा और भी रीजंस थे, तो उनको आगे जानेंगे। तो अगर हम बात करें अर्लीस्ट पीपल की, अर्लीस्ट पीपल ऑन द सब कॉन्टिनेंट लिव्ड अबाउट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो जो उपमहाद्वीप के शुरुआती लोग थे लगभग 2 मिलियन साल पहले रहते थे। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख। तो 20 लाख साल पहले ये होते थे इस तरह के मानव, जो इस तरह से घूम घूम कर जो है शिकार करके अपना जो है गुजारा करते थे, अपना भोजन बनाते थे। तो उपमहाद्वीप मैंने आपको समझा दिया था फर्स्ट चैप्टर में ही, तो इसको मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भारत और उसके आसपास वाला जो इलाका था वो पूरा उपमहाद्वीप था। सिर्फ भारत को ही उपमहाद्वीप नहीं कहते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो जो शुरुआती लोग थे वो लगभग 20 मिलियन साल पहले उनका अस्तित्व मिलता है। उनका अस्तित्व मिलता था 20 लाख साल पहले, जो कि कहलाते क्या, हंटर गैदरर्स। अब आप सोचोगे कि 20 लाख साल पहले तो कोई था नहीं, न मैं थी न तुम थे, तो कौन था। न मैं थी न तुम थी न तो कौन था। अब ये राशि बहन को तो पता नहीं होगा ये बात, क्योंकि राशि बहन को तो ये भी नहीं पता कि रसोड़े में कौन था। तो इसी वजह से इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे खुद ही। तो जब मैं नहीं थी, तुम भी नहीं थे, तो फिर कौन था, जिससे हमें ये पता चलता है कि 2 लाख साल पहले लोग रहते भी थे, मतलब लोगों का अस्तित्व था भी या नहीं। तो ये हमें कैसे पता चलता है, तो इसको हम आगे जानेंगे। तो देखो, 20 लाख साल पहले लोग थे अस्तित्व में, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ये जानने की कि कुछ लोग रहते थे 20 लाख साल पहले। तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं,
वो पता लगाते हैं। उन टेक्निक्स के बारे में भी आगे हम जानेंगे। ये जो चैप्टर है बेसिकली ये इन चीज़ों को बताएगा कि किस तरह से अर्लीस्ट जो पीपल थे वो थे और क्या क्या चीज़ें वो करते थे। लेकिन इनकी जो डिटेल्स हैं वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जानेंगे। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, देखो ये पुरानी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, मतलब उनको स्टडी करके ये पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। जैसे कि कहीं आपने सुना होगा खुदाई हुई है, तो खुदाई में मतलब कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुछ बर्तन मिल गए, औजार मिल गए, तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो उससे क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं और उससे ये पता लगाते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगाया जाता है कि वो चीज़ जो है कितनी पुरानी है, और उसके हिसाब से फिर उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। अगर ह्यूमन की कोई हड्डी मिलती है तो उससे पता लगाया जाता है कि उस टाइम पर ह्यूमन रहे होंगे। उनके आसपास जो भी चीज़ें मिलती हैं उससे वो ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपने हिसाब से कहानी बना देते हैं कि हाँ इस जगह पर इस तरह से लोग मिले और इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। तो वो अनुमान लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता होती है सारी चीज़ें, तो जो चीज़ें उनको मिलती है उसके आधार पर वो अनुमान लगाते हैं और उसके आधार पर वो एक तरह से एक कहानी जैसी बना लेते हैं, जिससे पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें उस टाइम पर हुई होंगी। तो ये सब हमें किसकी मदद से पता चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से पता चलता है। जो पुरातत्वविद होते हैं, जो इस पर ही स्टडी करते रहते हैं, उनकी हेल्प से हमें पता चलता है। अब कहोगे कि अच्छा चलो ये तो हमने मान लिया कि चलो ठीक है, हमें इस वजह से पता चल गया, इस तरह से पता चल गया, इस मेथड से पता चल गया, लेकिन वे घूमते क्यों रहते थे? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनको घूमते रहना पड़ता था, एक जगह पर क्यों नहीं टिकते थे? ऐसी क्या वजह थी? तो इसका अगर हम रीज़न देखें तो मैंने भी आपको बताया था कि पहले के जो लोग थे उनके घूमने का मेन कारण तो रहता था खाना, कि उनको खाना चाहिए होता था। तो खाना खाते थे और जंगलों में रहते थे, तो जंगलों से क्या होता था, फल फूल तोड़ लेते थे। फल होंगे या फिर कुछ और खाने की चीज़ हो गई, वो तोड़ लिया पेड़ों से और वो खा लिया, या फिर जानवरों का शिकार कर लिया। अब जैसे मान लो किसी जानवर का शिकार किया, जैसे मान लो हिरन को मार दिया उन्होंने, हिरन को मार दिया और मस्त तेल में फ्राई करके खा लिया। तो देखिए तो जोक ही था। तो मस्त तेल तो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, तेल तो था ही नहीं, तो तेल अवेलेबल नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो पहले तो कच्चा ही खा लेते थे, लेकिन जब आग का आविष्कार हो गया था तो आग में भून कर खाने लगे। तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का खाना होता था। जो अर्लीस्ट पीपल थे उनका, या तो वो जानवर को ऐसे कच्चा खा लेते थे, या तो फिर आग जब आ गई थी तो भून कर खा लेते थे। इसके अलावा वो फल फ्रूट वगैरह खाते थे जो उनको वहाँ पर मिल जाते थे पेड़ों पर, जंगलों में। तो उनको खा करके अपना क्या करते थे, गुजारा करते थे। तो मेन जो उनका पर्पज़ होता था वो पहले तो खाना ही रहता था, फिर धीरे धीरे उनका क्या था, इस चीज़ का दायरा बढ़ा। तो जैसे कि मेन रीज़न इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार किया, मछलियों और पक्षियों को पकड़ा, फल, जड़ें, नट, बीज, पत्ते, ये सब क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते थे। अंडे इकट्ठा कर लेते थे, जैसे कुछ जानवरों के अंडे होते थे वो खाने के काम आते थे, तो इनको इकट्ठा कर लेते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो ये सभी चीज़ें क्या करते थे, वो इकट्ठा करते रहते थे और एक तरह से हम कहेंगे कि स्टोर करते रहते थे अपने खाने की चीज़ें। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है जब भूख लगेगी तभी वो लेने के लिए जाएंगे, तो कुछ चीज़ें उनको स्टोर करके भी रखनी होती है। अब आपको तेज़ भूख लगे तो आपसे फिर कंट्रोल नहीं होगा, वैसे ही उनका हिसाब था। उनको भूख लगेगी तो अभी स्टोर करके कुछ होना चाहिए ना। मान लो जानवर पकड़ में नहीं आया सबके साथ, तो क्या करेंगे? तो इसलिए वो क्या करते थे, कुछ चीज़ों को अपने पास रखते थे एडवांस में, भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस, हम ये कहेंगे। तो मतलब देखो ये तो हमने मान लिया कि वो जहाँ पर रह रहे हैं वो ये चीज़ तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, फिर दूसरी जगह क्यों मूवमेंट करना पड़ता था उनको? मान लो वो एक जगह पर रह रहे हैं, वहाँ पर जानवर भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर उनके जीने के लिए सारी दशाएँ मौजूद हैं, तो फिर उनको दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था? अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि उनका पहले मकसद क्या था, जिंदा रहना उनका मकसद था, और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो खाने की तलाश में ही वो इधर उधर भटकते रहते थे। तो अब मान लो वो एक जगह पर रह रहे हैं, उस जगह के रिसोर्सेस उन्होंने ख़त्म कर दिए, उस जगह की चीज़ें सब खत्म हो गई, तो अब क्या करेंगे, वो दूसरी जगह जाएंगे उसी चीज़ों को लेने के लिए। मतलब कि जैसे मान लो एक जगह ऊपर वो रह रहे हैं, वहाँ के जानवर खत्म हो गए, सारे फल उन्होंने खा लिए, तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो दूसरी जगह जाना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ बचा नहीं। तो अब वो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह पर जाएंगे जहाँ पर उन्हें खाना मिल सके। अब देखो एक कारण तो ये हो गया कि उनको खाने के लिए मतलब दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक जगह के रिसोर्सेज खत्म हो गए, मतलब फ्रूट्स खत्म हो गए, वहाँ के जानवर खत्म हो गए, या फिर मान लो उनको किसी जानवर का शिकार करना है तो जानवर के पीछे पीछे वो चले गए दूसरी जगह। एक रीज़न तो ये हो गया, लेकिन इसके अलावा और भी रीजंस होते थे। उन रीजंस को जान लेते हैं कि और के कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से उनको मूवमेंट करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो इनके जो है कई सारे रीज़न थे। जो मेन रीज़न है वो हम देखेंगे। देखो अगर हम देखें कि वो एक जगह पर रह रहे हैं, तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको कि एक जगह पर रह रहे हैं, वहाँ के जो आसपास के पेड़ हैं फ्रूट्स वाले, वो फ्रूट उन्होंने खा लिए, वहाँ के सारे उन्होंने जानवरों का शिकार कर लिया, जानवर भी खा गए वो, और इसके अलावा और भी जो चीज़ें थी खाने की वो सब उन्होंने ख़त्म कर दी।
तो अब उनके पास क्या वजह बचेगी। अब एक जगह के सारे रिसोर्सेज उन्होंने ख़त्म कर दिए, अब वहाँ पर देखो होम डिलीवरी नहीं होती, पिज़्ज़ा बर्गर तो आता नहीं है, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, जैसे हम राशन खरीद लेंगे, राशन भाई हमारे घर का राशन खत्म हो गया तो हमने दुकान से खरीद लिया, अब तो आजकल तो आप ये करते हो, लेकिन उस टाइम पर थोड़ी ना ऐसे राशन मिलता था। तो अब जब उनका एक जगह पर उन्होंने सारी चीज़ों को खा लिया, यहाँ पर जो उपलब्ध पौधे थे, जानवर थे, संसाधन जो भी थे अवेलेबल, उन सबको उन्होंने खा लिया, ख़त्म कर दिया। तो अब क्या करेंगे, भोजन तो उनका ख़त्म हो गया वहाँ पर, तो क्या करेंगे, वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर उसी जगह पर रहेंगे वो। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ता था, उनको जगह वो बदलनी पड़ती थी जहाँ पर उनको फिर से वो खाने की चीज़ें और रिसोर्सेज मिल जाए। तो एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न था, जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब देखो जानवर जो हैं वो तो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जानवर एक जगह थोड़ी ना बैठते हैं, वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उनको भी खाना चाहिए, तो वो जानवर भी एक दूसरे मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये क्या करते थे, क्योंकि जानवर का शिकार करता था ये मानव, जो आरंभिक मानव था, तो इनका शिकार करने के लिए क्या करता था, वो पीछे पीछे इसके चल देता था। अब पीछे पीछे जाता था तो वही है, जब ज़्यादा दूर निकल गया तो फिर वहीं पर वो बसेरा अपना बना लेता था, वहीं पर अपना रहने की जगह बना लेता था, तो इस वजह से भी मूवमेंट करते थे। फिर तीसरा पॉइंट आता है, पौधे और पेड़ अलग अलग मौसम में फल देते हैं। अब देखो जैसे मौसमी आपने फल खाए होंगे जो आपके मौसम के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जैसे मान लो मैंगो का सीज़न चल रहा है, अब गर्मियों में मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो मान लो अगर आप आज उस सिचुएशन में रहे होते तो आप क्या करते, तो आप क्या करते, आम के पेड़ के नीचे रहते, आम के पेड़ के आसपास रहते, जहाँ पर आम के बाग हों या आम के पेड़ हों, तो जिससे कि आप उस मौसमी फल को खा सकें। तो आम के सीज़न में क्या करेंगे, आप आम के पेड़ के पास रहेंगे। वैसे ही जब एप्पल का सीज़न आएगा तो आप एप्पल के पेड़ के पास रहेंगे, तो जहाँ से आपको फल मिल सके आप उस सीज़न में वहाँ पर रहेंगे। तो उसी वजह से जो पेड़ पौधे अलग अलग मौसम में फल देते हैं, तो उसी मौसम के अकॉर्डिंग इनको मूवमेंट करना पड़ता था, उसी जगह पर जहाँ पर इनको फल मिल सके मौसम के अकॉर्डिंग। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट आता है, पानी की आवश्यकता के कारण घूमना। अब देखो पानी जो है मेन सर्वाइवल है, आज के टाइम में भी और पुराने टाइम में भी। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी पहले भी, जैसे कि पौधों को भी पानी की ज़रूरत है, जानवरों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इंसानों को तो पड़ती है। तो मेन तो पीने के लिए ही पानी की ज़रूरत पड़ती है और साफ़ सफाई के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर इनको पानी मिलता था तो वहाँ पर ये अपना आशियाना बना लेते थे। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो आपको पुरास्थल मिलते हैं, पुरास्थल क्या होते हैं आगे जानेंगे, तो जो भी आपको जो ये साक्ष्य मिलते हैं ना, रिमेन्स जो मिलते हैं, वो ज़्यादातर नदियों के किनारे मिलते हैं, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी। तो ज़्यादातर आप ये पाएंगे कि नदियों के पास ये रिमेन्स मिलते हैं। तो उसका कारण ये भी है क्योंकि ये जीवित रहने के लिए क्या करते थे, पानी के पास रहते थे। अब पानी आज की तरह थोड़ी है, आज तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ पर आप पानी ला सकते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू ला सकते हैं, आप पानी खरीद सकते हैं, बोतल वाला जो पानी आता है वो ले सकते हैं। आप जहाँ पर भी रहते हैं, आप जहाँ पर भी आपका घर है वहाँ पर ही पानी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन पहले क्या करना पड़ता था, पहले मानव को पानी के पास जाना पड़ता था, ना कि पानी आता था उसके पास। तो आज तो हम पानी को अपने पास मतलब किसी साधन से ले लेते हैं, लेकिन पहले इंसान को पानी के पास जाना पड़ता था। तो वो ऐसे रिसोर्सेज ढूंढता था कि जहाँ पर उसको पानी मिल सके रेगुलर यूज़ के लिए। तो ऐसे दो मेन रिसोर्सेज हम कह सकते हैं जो कि थे रिवर्स और लेक्स, नदी और झीलें, जो कि साफ़ पानी के स्रोत होती थी। तो साफ़ पानी इनमें मिलता था। तो ये दो तरह की होती हैं बेसिकली, जो रिवर्स होती हैं पेरेनियल एंड सीजनल, बारहमासी और मौसमी। अब देखो बारहमासी कौन सी होती है, बारहमासी जैसा कि नाम से पता चल रहा है 12 महीने होते हैं, तो जिसमें कि 12 महीने पानी अवेलेबल हो, ये हमेशा आपको पानी से भरी हुई मिलेगी, ये वाली रिवर जो बारहमासी होती है। तो इसमें अगर इस नदी के पास कोई ह्यूमन रहता होगा उसको तो देखो 12 महीने पानी मिलता होगा। लेकिन एक ये वाली नदी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सीजनल रिवर, मौसमी नदी। इस वाली नदी में केवल उस टाइम पर पानी मिलेगा जब बारिश होती होगी। तो इस तरह की भी बहुत सी नदियाँ होती है। जो साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे ना तो ज़्यादातर नदियाँ ऐसी ही हैं, मतलब कुछ नदियाँ ऐसी ही हैं कि जब बारिश पड़ती है जब तो पानी से भरी हुई रहती हैं ये, लेकिन बाकी वक्त ये कुछ इस तरह की मिलेगी सूखी हुई, तो इनमें पानी बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल सूख जाता है। तो दो तरह की ये नदियाँ होती हैं। अब देखो जो बारहमासी नदी के पास रह रहे हैं वो तो रहते रहेंगे 12 महीनों तक, लेकिन जो सीजनल रिवर के पास रह रहे हैं वो तो जब पानी रहेगा जब तक रहेंगे, बाकी टाइम उनको क्या करना पड़ेगा, फिर से उनको मूवमेंट करना पड़ेगा। तो एक ही रीज़न हो गया मूवमेंट का। तो इसमें हमने क्या करे हैं, 4 रीज़न हमने मेन देखे हैं जिसकी वजह से लोगों को मूवमेंट करना पड़ता था अर्लीस्ट टाइम पर। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को मूवमेंट करना पड़ता था पुराने टाइम में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने ये तो जान लिया कि लोग किस तरह से रहते थे पहले, किस तरह से मूवमेंट करते थे, इन रीज़न्स से वो मूवमेंट करते थे। लेकिन हमें कैसे पता चला ये चीज़,
हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पर कुछ लोग इस तरह से रहते होंगे, इस तरह से मूवमेंट करते होंगे? तो कोई तो ऐसी वजह रही होगी जिससे हमें पता चलता है। तो हमें पता चलता है किसके थ्रू? आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, पुरातत्वविद के थ्रू। तो देखो, हमने बात करी है 20 लाख साल पहले वाले लोगों की। अब जो 20 साल पहले जो लोग थे वो तो अब रहे नहीं होंगे, वो तो अब ख़त्म हो गए, उनकी डेथ हो गई, मर गए वो। तो उनमें से तो कोई बचा नहीं है अब। तो उसकी उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी स्टोरीज़ हमें कैसे पता चलती हैं? तो उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो हमें पता चलती हैं उनके रिमेन्स से, जो उनके अवशेष बच गए हैं। तो देखो, पहले के जो लोग थे, मतलब ऐसे ही समझ लो जैसे आज के लोग हैं। आपको पता है इंसान का जन्म होता है और उसकी मृत्यु भी होती है, मरता भी है इंसान। तो लोग रहते हैं, जीते हैं अपनी ज़िंदगी, उसके बाद वो मर जाते हैं। मरने के बाद वो ज़मीन में आपको कुछ लोगों को ज़मीन में दफनाया जाता है, कुछ लोगों को का आजकल देखो अंतिम संस्कार होता है। अलग अलग विधियाँ हैं सभी के अंतिम वो यात्रा की। तो देखो, जो ये हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डियाँ आप पाएंगे कि ज़मीन में जो है एज इट इज़ पड़ी रहती हैं, हड्डियों को कुछ नहीं बिगड़ता। तो जो लोग थे पहले के, उनके क्या रह गए हैं? अवशेष रह गए हैं कुछ इस तरह से। कहीं भी जब खुदाई होती है तो इस तरह से हड्डियाँ मिल जाती हैं लोगों की, जानवरों की हड्डियाँ मिल जाती हैं। तो एक तरह से वो क्या है? अवशेष हैं। तो जब ये लोग मर जाते थे, इनकी जो हड्डियाँ होती थी, मतलब इनकी जो हड्डियाँ होती थी, उस पर क्या होता था कि मिट्टी की परत चढ़ती जाती थी, मिट्टी की लेयर पर लेयर चढ़ती जाती थी। जैसे अब आजकल हम अगर खुदाई करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें ऐसे ही मिल जाती हैं, वो हड्डियाँ हमें ऐसे मिल जाती हैं। बर्तन वो उस टाइम पर जो यूज़ करते रहे होंगे वो मिल जाते हैं। तो उसके थ्रू ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से काम करती होंगी। उसके आधार पर वो एक तरह से स्टोरी बनाते हैं, धारणा बनाते हैं। अब जैसे आजकल खुदाई होती है तो कोई ना कोई हड्डी का अवशेष मिल ही जाता है। अब मान लो पूरी बॉडी की हड्डियाँ नहीं होंगी, मान लो कुछ पूरा इस तरह से स्केलेटन नहीं मिलता है अगर, तो कोई तो पार्ट बचा होगा, टांग का कोई हड्डी बची होगी जिससे हम पता लगाएंगे, खोपड़ी बची होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके थ्रू हमें मतलब कि एक तरह से अवशेष मिल जाएगा, एक प्रमाण मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर लोग रहते होंगे उस टाइम पर। लोगों के अलावा हमें थोड़े टूल्स मिलते हैं, औजार मिलते हैं, घर जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे कि मोहनजोदारो में आपने देखा है, मोहनजोदड़ो से हमें मिले हैं घर के स्ट्रक्चर्स मिले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वहाँ पर स्नानागार मिले हैं कि किस तरह से वहाँ पर इंतज़ाम होता था, किस पानी के निकलने का कैसे मतलब इंतज़ाम होता था। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं जिनको कि क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, क्या करते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि जैसे कोई हड्डी मिल गई तो उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कि हाँ, ये मतलब उस टाइम का होगा, इस चीज़ का होगा, ये मतलब ये जानवर की हड्डी होगी या फिर ये इंसान की होगी या फिर किसी पक्षी की होगी। इस तरह से क्या करते हैं? ये स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं और उसका टाइम भी पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति से कि ये इतनी साल पुरानी रही होगी। ये चीज़ कार्बन डेटिंग पद्धति होती है एक, जिसके थ्रू हमें टाइम पीरियड का पता चलता है ये चीज़ कितनी पुरानी है। तो देखो, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो शिकारी संग्रह करता यानी कि हंटर गैदरर्स जो थे वो बनाते थे और यूज़ करते थे। जैसे कि हम औजारों की बात करें तो वो औजार बनाते थे खुद और इस्तेमाल करते थे। अब आज की जैसे दुकानें तो नहीं है, दुकान से आज आप कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो वो आप खरीद लेते हो, चाहे वो हथौड़ी ले लो या फिर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, कुछ भी आपको खरीदना हो वो आप दुकान से खरीद सकते हैं। लेकिन उनको पहले कई सारे काम करने होते थे। फ्रूट अगर काटना है, फोड़ना है, तो उसके लिए उनको औजार चाहिए होते हैं। शिकार करना है जानवर का तो वो हाथ से तो शिकार करेंगे नहीं, तो कोई उनको औजार तो चाहिए। तो उसको उन औजारों को बनाते थे वो पहले, तो उनको बनाया करते थे और इस्तेमाल करते थे। तो वो खुदाई में मिले हैं, उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि क्या है कि हाँ, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो इस तरह का रहा होगा। तो अगर हम यहाँ देखें जो इनके जो पहले टूल्स होते थे यानी कि जो इनके औजार या उपकरण होते थे वो पहले पत्थर के, लकड़ी के या फिर हड्डी के बने होते थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों वो हड्डी या फिर पत्थर के औजार बनाया करते थे उस टाइम पर? तो इसका देखो मेन रीज़न यही है कि देखो पहले जैसे आजकल मेटल के औजार उपलब्ध हैं, लोहे के औजार हैं, तांबे के, पीतल के औजार आपको मिल जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर क्या था? मेटल की तो खोज हुई नहीं थी, मेटल के बारे में पता नहीं था इंसान को। तो उस टाइम पर अब इंसान को ज़रूरत पड़ी शिकार करने के लिए या फिर और चीज़ों के लिए, तो उसको औजारों की ज़रूरत पड़ी तो उसने पत्थरों के औजार बनाए, लकड़ी के बनाए और हड्डियों के बनाए। या जैसे कोई उसको मान लो किसी जानवर की हड्डी मिल गई तो उसने उसको देखकर, उसके स्ट्रक्चर को देख करके देखा कि ये तो भाई नुकीली है, ये तो हमें ऐसे कि जानवर को मारने के काम आ जाएगी। तो उससे क्या करा, उनके जो औजार बनाने का जो वो थी स्किल्स जो थी वो डेवलप हुई। तो इस तरह से उन्होंने हड्डियों से, पत्थर से और लकड़ियों से औजार बनाना शुरू किया। तो इनका यूज़ क्या था औजारों को, क्यों उन्हें औजार बनाने की ज़रूरत पड़ी? तो कई सारे रीज़न थे। जैसे कि हम बात करें जैसे कि मांस या फिर हड्डी को काटने के लिए, या फिर पेड़ की छाल, जैसे कुछ पेड़ों की छाल भी खाई जाती थी और आज भी खाई जाती है। और जैसे कि जानवरों की खाल निकालने के लिए, अब जैसे जानवर तो मर गए तो वो सोचते थे अब इनकी जो खाल है, इनके जो कपड़े हैं वो हमारे काम आ जाएंगे, क्योंकि देखो पहले कपड़े तो थे नहीं।
तो या तो वो जो पेड़ होते थे उनके पत्तों को लपेटते थे, या तो फिर जानवरों की खाल को लपेटते थे। तो जानवरों की खाल निकालने के लिए औजार काम आते थे, या तो फिर फलों को या तो फिर जड़ों को काटने के लिए भी ये इस्तेमाल होते थे। तो वो क्या करते थे, फिर खुद से ही वो जुगाड़ करते थे और पत्थर या फिर हड्डी के औजार बना लेते थे। और ऐसा नहीं है कि सभी जानवरों को मार कर खाते थे वो, कुछ जानवर ऐसे होते थे खूंखार जिनको ये मार नहीं पाते, तो उनको भगाने के लिए भी कुछ औजार की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे इनके पास धनुषबाण होते थे, धनुषबाण ये बना लेते थे, दूर से ही भगाने के लिए, पास ना जाना पड़े, दूर से ही भगा दें उसको तीर मार करके। और पहले देखो चाकू नहीं होता था, तो इसी वजह से कुछ औजार इनको बनाने पड़ते थे फलों को काटने के लिए। तो कई सारी चीज़ें थी जिसकी ज़रूरत इन्हें महसूस हुई, और उसी हिसाब से क्या हुआ, इंसान का डेवलपमेंट होता रहा आगे चल करके। अब देखो, क्योंकि आपको पता है ये जो इंसान होते हैं या फिर जानवर होते हैं कि एक निश्चित उम्र होती है, उस उम्र के बाद ही चले जाते हैं। जो पहले के मानव हैं वो तो चले गए, वो तो मर गए और मिट्टी में मिल गए, लेकिन जो उनके औजार थे वो ऐसे ही रहे, सही सलामत ज़मीन में दबे हुए मिले। तो उसके थ्रू हमें पता चलता है, क्योंकि देखो पत्थर का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, पत्थर तो ऐसे ही रहता है सालों साल। तो मतलब ये जो अवशेष मिलते हैं इनके आधार पर ये जो स्टोरी है हमें पता चलती है। ऐसा नहीं है कि देखो किसी कोई था उस टाइम का, उसने हमें कुछ बता दिया, या फिर इस तरह से स्टोरीज पास हुई पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा भी नहीं था। तो ये तो हमें रिमेन्स मिलते हैं, उसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो कहानी सी बना देते हैं, और उसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि पहले का मानव इस तरह का रहा होगा और इस तरह की एक्टिविटीज़ वो करता होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट है ये। तो इनको स्केलेटन मिला है जिसको ये साफ़ कर रहे हैं ब्रश से, मिट्टी से, मतलब मिट्टी हटा रहे हैं स्केलेटन से, और फिर ये इसको देखेंगे, इसके बारे में पता लगाएंगे कि किस चीज़ का, पहले तो देखेंगे स्केलेटन है किसका, जानवर या इंसान का, उसके बाद देखेंगे कि ये कितने साल पुराना है, कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगाएंगे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप इनके टूल्स देख सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर पिक्चर दिए हैं, इधर तो आप देखेंगे स्टोन्स वाले टूल्स हैं जो कि इन्होंने पत्थर से बनाए हुए थे। तो पत्थर से बनाए हुए कुछ इस तरह के औजार थे देखो। तो इनका भी, औजारों का भी डेवलपमेंट होता रहा। पहले तो बड़े बड़े होते थे ये, फिर धीरे धीरे जैसे डेवलप होता गया उसका दिमाग इंसान का, वैसे ये छोटे होते गए। तो पहले तो इससे भी बेडोल होते थे ये औजार, इससे पहले बड़े बड़े पत्थर के बस नुकीले से औजार होते थे, हल्के से। और ये उस टाइम की कुल्हाड़ी आप देख सकते हैं। तो कुल्हाड़ी भी कई काम आती थी, जैसे लकड़ी वगैरह काटने के काम आती थी, या फिर ये मांस वगैरह काटने के काम में इसको लेते होंगे। और यहाँ पर देखो लकड़ी का हत्था लगा हुआ है, ये जो औजार बनाने में काम लेते थे ना लकड़ी, तो कुछ हैंडल वगैरह बनाने के काम में ये लकड़ी आती थी। और यहाँ पर आप देखेंगे बोन टूल्स, यानी कि बोन जो हड्डियों से निर्मित जो औजार थे कुछ इस तरह के देखो होते थे ये। आप देख पा रहे होंगे हड्डी का स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो देखो कुछ जानवर ऐसे थे जिनके सींग इस तरह के होते थे नुकीले, तो देखो इस तरह के औजार ये बना लेते थे इनसे। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह निर्धारित करना। अब देखो पहले का जो मानव था वो घूमता रहता था, ये हमने जाना। अब घूमते क्यों रहते थे ये हमें कैसे पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट से पता चला। और ऐसा नहीं था कि वो हमेशा घूमता रहता था, वो धीरे धीरे उसने क्या करा, वो डेवलप होने लगा जैसे जैसे, तो उसने रहने की जगह भी ढूंढनी शुरू कर दी। और फिर एक एक जगह पर भी वो कह सकते हैं रहने लगा, स्टे करने लगा। ऐसा नहीं था घूमता ही रहता था हर टाइम। तो धीरे धीरे जैसे उसके पास साधन होने लगे जीवन जीने के एक जगह पर, तो फिर उसने क्या करना, मतलब रहना स्टार्ट कर दिया एक ही जगह पर। तो आर्कियोलॉजिस्ट से तो हमें पता चलता ही है, इसके अलावा हमें कुछ ऐसे पुरा स्थल मिले हैं, साइट्स मिली हैं ऐसी, जिनसे हमें और जानकारी मिलती है हंटर गैदरर्स के बारे में। तो उन डिटेल्स को भी हम आगे जानेंगे। साइट्स क्या होती हैं, साइट्स होती हैं वो जगह होती हैं जहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे औजार के प्रमाण मिलते हैं, कुछ हमें हड्डियाँ मिलती हैं, या फिर कुछ और ऐसे अवशेष मिलते हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर लोग रहे होंगे और इस तरह का इनका गहरा होगा जीवन शैली रही होगी। तो बेसिकली पहले का मानव घूमता तो रहता था, लेकिन अब क्या हो जाए कि अगर बारिश आ जाए, बारिश में थोड़ी ना भीगता रहेगा, तो उसको रहने के लिए सर ढकने के लिए कोई जगह चाहिए। या तो फिर जैसे ठंड का मौसम आता है, पहले तो ज़्यादातर ठंडी होती थी, तो ठंड का मौसम रहता है तो ठंड से बचने के लिए उसको जगह चाहिए कहीं रहने की, या फिर गर्मी से बचने के लिए उसको जगह चाहिए, या तो फिर खूंखार जानवरों से बचने के लिए भी उसको जगह चाहिए होती थी। तो ये सब जो जगह उसको चाहिए होती थी, उसके वजह से उसने क्या करा, एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। तो कुछ ये हमें साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, पुरा स्थलों से, जो कि हमें मिलते हैं हमारे भारत में जगह जगह पर। भारत क्या, मतलब पहले तो ये पूरा एरिया जो था, जो मैंने बताया था ना, उपमहाद्वीप या आसपास के जो हमारे देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबको हम स्टडी करते हैं अब भी, क्योंकि हमें हिस्ट्री में जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो देखो जिन स्थलों से पुरातत्वविदों को सरकारी संग्रह के साक्ष्य मिले हैं, वो आप यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप एक चीज़ पाएंगे कि जहाँ पर भी साक्ष्य मिले हैं ना, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर नदी पाई जाती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग मूवमेंट क्यों करते थे या फिर रहने की जगह वो कहाँ ढूंढते थे, वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर उनको पानी की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पर उनको पानी ईजिली मिल सके। तो ज़्यादातर उनके जो आशियाना होता था वो नदी के किनारे होता था। तो कई स्थल पानी के स्रोतों के पास स्थित थे, जैसे कि नदियाँ और झीलें। तो उसका रीज़न यही था क्योंकि सर्वाइवल के लिए उसको पानी चाहिए होता था। और नदी के किनारे उसको क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे भी मिल जाते थे, जंगल भी होते थे नदी के किनारे ज़्यादातर। तो जंगल से भी आपको पता ही है, फल फ्रूट या फिर जानवर उसको चाहिए होते थे शिकार के लिए। तो कई सारे रीज़न थे जिसकी वजह से उसको नदी के किनारे रहना होता था। तो ज़्यादातर जो आपको साक्ष्य मिलते हैं वो नदी के किनारे ही मिलते हैं। तो लोग ऐसे स्थान ढूंढते हैं जहाँ अच्छी गुणवत्ता का पत्थर आसानी से उपलब्ध हो। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं कि ये उस टाइम पर भी ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर अच्छी गुणवत्ता का पत्थर मिलता हो। तो ऐसा देखो, नदी के किनारे भी आपने देखा होगा कि पत्थर काफ़ी मिलते थे, पाए जाते थे। तो जहाँ पर इनको अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिलता था तो वहाँ पर ये रहते थे। तो कई सारी वजह थी। तो जैसे कि नदियाँ जो हैं, नदियाँ तो नदी के पास क्यों रहते थे? पानी की वजह से। और जहाँ पर इनको अच्छे क्वालिटी का पत्थर मिलता था वहाँ पर उसकी वजह से रहते थे। इसके अलावा ये रहने के लिए गुफा चुनते थे या फिर रॉक शेल्टर चुनते थे। गुफा क्या होती थी? एक मतलब चट्टानों से बनी हुई एक जगह होती थी जहाँ की इनको एक तरह से बारिश वगैरह से बचाव हो जाता था, खूंखार जानवरों से भी बचाव हो जाता था और ठंड वगैरह से भी बचाव हो जाता था। रॉक शेल्टर मतलब एक तरह से सर ढकने के लिए इनको छत मिल जाती थी वहाँ पर। तो उसका आशियाना ये बना लेते थे, वहाँ रहने की जगह बना लेते थे। तो ये जो जगह है ना, देखो इनको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, तो इनको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो बस मैंने एक तरह से आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि इस तरह से साइट्स मिलती हैं हमें। अब यहाँ पर देखो आप पाएंगे ये गुफा है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखो आसपास से कवर है। आसपास से कवर है तो इसका क्या फ़ायदा रहेगा? बारिश से बचाएगी। दूसरा ये क्या होगा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी क्योंकि हवा हवा जो है नहीं चलेगी, मतलब हवा जो चलेगी वो सीधी हवा नहीं लगेगी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि आपने सुनी होंगी, एमपी में पड़ती हैं ये। तो ये एमपी में पड़ती हैं, जो मध्य प्रदेश में है ये जो भीमबेटका गुफाएं हैं। ये एक पुराना स्थल है और ये एक तरह से प्राकृतिक गुफाएं हैं। प्राकृतिक गुफाएं क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये नेचुरल है, बनाई नहीं गई हैं। ये वाली जो गुफाएं हैं, ये वाली तो पत्थर काट करके बनाई गई हैं। तो लोग क्या करते थे, प्राकृतिक गुफाओं को चुनते थे क्योंकि ये बारिश, गर्मी और हवा से ही बचाव करती थी। ये रॉक शेल्टर नर्मदा घाटी के करीब हैं। तो नर्मदा घाटी के करीब हैं तो बात फिर से वही आ गई, नर्मदा नदी के किनारे। मैंने आपको बताया था पानी की वजह से नदी के किनारे रहते थे। और देखो यहाँ से मिली हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ लोग रहते होंगे तो नदी के किनारे रहते होंगे। तो इसका यही हमसे पूछा गया कि आप सोच सकते हैं कि लोग यहाँ रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि नदी है, ऑब्वियस सी बात है। नदी के पास में जंगल भी रहा होगा, क्योंकि पानी की जो नमी होती है उससे पेड़ पौधे उगते होंगे तो जंगल भी रहेगा। तो वो जो उनके जीने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो सब अवेलेबल है नदी के पास, तो इसलिए यहाँ पर रहते होंगे। देखो फिर से वही सवाल कि हमें कैसे पता चला कि गुफाओं में लोग रहते थे? इसका क्या प्रूफ है हमारे पास? तो गुफाओं में क्या मिला है? पेंटिंग्स मिली हैं। पेंटिंग्स कैसी? ऐसी आज के जैसे परफेक्ट पेंटिंग नहीं है जैसे आप कलर से पेंटिंग करते हो आजकल। जो नेचुरल कलर होते हैं, जैसे कि मतलब वहीं पर कुछ मिल गया उनको, रॉक से कुछ मिल गया, चट्टान से कुछ मिल गया, ऐसा कलरफुल चीज़, तो उसी से बना दिया पेंटिंग उन्होंने। पेंटिंग भी कैसी? कुछ इस तरह के जैसे कि इंसान, जैसे आजकल हम ऐसे बना देते हैं ना इंसान, कुछ इस तरह से, ऐसे करके, इस तरह से करके जो हम इंसान ऐसे बना देते हैं इस तरह के। कुछ जानवर बना दिया उन्होंने इस तरह से, कोई भी जानवर बना दिया इस तरह से। तो इस तरह की पेंटिंग मिलेंगी क्योंकि उस टाइम पर डेवलप तो था नहीं, उसको कोई एजुकेशन तो दी नहीं जाती थी कि हाँ पेंटिंग ऐसे बनानी है। तो उसको जैसा मतलब मन करा उसने वैसे बना दिया। और देखो पेंटिंग्स में एक तरह से हम कहेंगे रियलिटी झलकती है। आज के टाइम में जो सिचुएशन है, जैसे हम लाइफ जी रहे हैं, हम उसके आधार पर पेंटिंग करेंगे। जैसे मान लो आज कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो हम इस तरह की पेंटिंग बनाएंगे कि कोई मोबाइल चलाता हुआ आपने मान लो लड़का बना दिया, उसकी पेंटिंग आपने बना दी, तो वो एक तरह से क्या होगा, रियलिटी को दिखाएगा, मतलब उस टाइम पर क्या रहा होगा। तो जो पेंटिंग्स है ना आपको कुछ इस तरह की मिलती हैं, जैसे कोई इंसान जो है जानवर का शिकार कर रहा है, या तो फिर किसी जानवर की पेंटिंग मिल जाएगी, किसी इंसान की पेंटिंग मिल जाएगी। तो वो उस टाइम का वो दिखाता है स्ट्रक्चर कि किस तरह से वहाँ पर लोग रहते रहे होंगे। और क्योंकि जो शिकार करते हुए अगर दिखाता है तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर लोग शिकार करते होंगे। पेंटिंग्स के थ्रू पता चलता है कि लोग गुफाओं में रहते होंगे। अब कोई जानवर तो पेंटिंग बनाएगा नहीं, इंसान ने ही बनाई होगी। तो इससे प्रूफ क्या मिलता है कि लोग गुफाओं में रहे होंगे, तभी वहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है। अब अगला जो साक्ष्य हमें मिलता है, रिमेन्स जो मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं आग की खोज के। तो आग की खोज का हमें कैसे पता चला? देखो आग तो अब जल नहीं रही है, आग का हमें कैसे पता चला? तो आग का देखो, आग के जलने के बाद होता क्या है, राख बचती है। तो जो एक गुफा है कुरनूल, कुरनूल जो गुफा है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, साउथ इंडिया में पड़ता है ये।
तो कुरनूल गुफा में राख के निशान मिले हैं, राख के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जो आग जलने के बाद राख बच जाती है उसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आग वहाँ पर होगी तभी तो राख आई वहाँ से, तो वहाँ पर जो राख मिली वो उसका प्रमाण है कि वहाँ पर आग रही होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, मतलब लोग परिचित थे आग के प्रयोग से। तो आग के यूज़ से उनका और काम आसान हो गया, जैसे कि वो मांस को पका करके खाने लगे, भून करके खाने लगे, तो उससे वो और टेस्टी हो गया। तो इसके बारे में और आगे हम जानेंगे, अभी तो हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जान लेते हैं पुरास्थल या फिर साइट्स किसको कहते हैं। ये मैंने आपको जनरल आइडिया पिछले स्लाइड में दे दिया था। तो देखो पुरास्थल हम बेसिकली उस स्थान को कहते हैं जहाँ हमें देखो कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि औजार मिल गए, बर्तन मिल गए, या फिर कुछ इमारतें मिल गई, जैसे इस तरह से खंडर मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई ये रहने की जगह रही होगी उन लोगों की। तो क्योंकि देखो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से लोग ही बनाएंगे, और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। जैसे आजकल आप जो घर बनाते हैं आजकल, उसमें क्या क्या मिलेगा आपके रहने की जगह के लिए, एक रूम आपका होगा, उसके अलावा आपकी किचन होती है, किचन जिसमें आप खाना पकाते हैं, इसके अलावा एक वॉशरूम होता है, वॉशरूम के अलावा और भी आपके 1-2 रूम हो सकते हैं, और ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तरह का वो पूरा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, आज भी जो हम घर बनाते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे ही ज़रूरतें पहले के इंसान की भी रही होंगी। तो वैसे जो हमें खंडर वगैरह मिलते हैं, इमारतें मिलती हैं, या फिर बर्तन मिलते हैं यूज़ के उनके, तो इन सब वस्तुओं के अवशेष हमें मिलते हैं इस जगह से। तो जिन जगह से ये मिलते हैं बड़ी संख्या में, उनको ही हम कहते हैं क्या, साइट, पुरास्थल। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। जैसे कि आज हमारे यूज़ में जो चीज़ें आती हैं हम उनका निर्माण करते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। अब देखो जब लोग ही ख़त्म हो गए तो वो कहाँ लेकर के जाते हैं। तो ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो ज़मीन हम जब खोदेंगे वहीं से हमें ये साक्ष्य मिलेंगे, कभी कभी हमें ज़मीन के ऊपर मिल जाते हैं, कहीं कहीं जहाँ हमारी पहुँच ही नहीं है, और ज़मीन के अंदर मिल जाएंगे खुदाई में, कभी कभी हमें समुद्र में मिलते हैं, और कभी कभी नदी के तल में भी पाए जाते हैं। नदी के तल में कैसे, नदी का आपको पता ही होगा, नदी जो है अपनी रास्ता बदलती रहती है। तो आज के टाइम में आप देखेंगे जहाँ पर नदियाँ हैं ना, तो लाखों साल पहले वहाँ पर नहीं रही होंगी वो, और जहाँ पर आज नदियाँ नहीं हैं तो हो सकता है वहाँ पर नदियाँ पहले रही हों, वो सूख गई हों। तो कई रीज़न हो सकते हैं, तो नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो इन पुरास्थलों के बारे में हम आगे जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने बेसिक आइडिया यहाँ पर ले लिया है। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलती जलवायु। देखो बात करें अगर लगभग 12,000 साल पहले, देखो जब हमने जो अर्लीस्ट ह्यूमन की बात करी थी तो हमने बात करी थी 20 लाख साल पहले की। अब हम धीरे धीरे क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके डेवलपमेंट को हम समझ रहे हैं, किस तरह से वो डेवलप हुआ, एक एक चीज़ का वो क्या करते रहे, खोज करते रहे। तो 12,000 साल पहले की दुनिया जो थी उसमें जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। देखो हुआ क्या कि देखो जब स्टार्टिंग में जो धरती थी उस पर क्या थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी, बर्फ़ जमी हुई थी। और जब हर जगह बर्फ़ जमी हुई थी तो धीरे धीरे जो सूरज की रोशनी थी, सूरज की रोशनी जैसे जैसे पृथ्वी पर पड़ी तो क्या हुई, बर्फ़ पिघलने लगी। अब जो बर्फ़ पिघलने लगी तो ज़मीन आ गई सूरज के संपर्क में। अब जब सूरज के संपर्क में ज़मीन आई और वो सूखी हुई रही, मतलब बर्फ़ हट गई वहाँ से, तो क्या हुआ, एक तरह से वनस्पतियाँ उगने लगी, घास उगने लगी वहाँ पर। जब घास उगने लगी तो उसके मैदान बनने लगे, घास के बड़े बड़े मैदान बन गए। घास के मैदान बन गए तो उससे रिलेटेड जो जानवर थे जो घास खाते थे उनकी संख्या बढ़ी, जैसे कि हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय। तो अब क्योंकि जो घास खाने वाले थे उनके खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल थी, तो वो मतलब उनकी संख्या भी बढ़ती रही। प्रोडक्शन भी तो होगा ना उनका, रिप्रोडक्शन जो होता है। तो क्योंकि वो उनके खाने के लिए चीज़ें मौजूद थी तो उनका आगे संख्या भी बढ़ती चली गई, जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो जो मतलब अब जैसे कि मान लो कि इन्होंने लोगों ने जानवरों को क्या किया, ऑब्जर्व किया। जैसे उन्होंने देखा कि बकरी को घास खाते हुए देखा और देखा कि ये बकरी घास खा लेती है और ये इसका भोजन है। तो उसने क्या किया, उसने बकरी को क्या किया, पालना शुरू कर दिया। बकरी को जैसे उसने अपने पास रखा और उसको फिर उसको घास खिला दी। तो उससे क्या हुआ, उसको जो उसका दूध था बकरी का वो उसको पी लेता था, और जब ज़रूरत पड़ती थी भोजन की तो उसको मारकर भी खा जाता था, क्योंकि थोड़ा सा उसको क्या होता था, स्टोर करके एक तरह से उसका खाना हो जाता था। मतलब एक तरह से स्टोर करके एडवांस में वो रख लेता था। बकरी का दूध भी पीता था और एक तरह से जब उसको ज़रूरत पड़ती थी उसको मारने की तो उसको
मार लेता था। तो एक तरह से मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरह से क्या करा उसने, खाने पीने की आदतें ऑब्जर्व करी उसकी, और देखा कि ये बच्चे देते हैं एक निश्चित टाइम पीरियड पर। तो ये सभी जो है जानकारी हासिल करी जैसे उसने, तो उसको जानवरों को पालना शुरू कर दिया। जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात ये सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो क्योंकि मछलियाँ तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती थी नदियों में, समुद्र में, तो उसने क्या किया, मछलियों को भी एक तरह से भोजन के रूप में खाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखो बेसिकली जो पशुपालन होता है, एक तरह से जो एक व्यक्ति पशु को पालता है, उसकी एक तरह से रक्षा करता है, पूरी देखभाल करता है उसकी, और उससे जो मतलब फ़ायदा होता है जैसे कि दूध वगैरह मिलता है, तो उसको क्या कहता है, कंज्यूम करता है। तो लगभग अगर हम बात करें 10,000 ईस्वी पूर्व की ही, मैंने आपको ये ईयर वगैरह कैसे देखना है वो बता दिया है पहले ही, तो उस तरह से आप मेज़र कर लें किस तरह से 10,000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की जो है अनाज वाली घास प्राकृतिक रूप से उगाई जाती थी। तो इसमें देखो बेसिकली क्या थे, गेहूं, जौ और चावल प्रमुख थे। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसान ने जो है ऑब्जर्व करना शुरू करा जानवरों के साथ साथ उसने पौधों को भी ऑब्जर्व किया। अब उसने देखा कि जो भाई गेहूँ है, ये गेहूँ जो है एक दाना जैसे पड़ता है तो एक दाने से पेड़ उगता है, और पेड़ से इस तरह से पूरा जो इसमें जो बालियाँ बनती हैं, ये एक पूरी गेहूं की बाली है, इसमें मतलब एक तरह से 50-100 दाने निकल जाते हैं। एक ही गेहूं से हम इतने सारे दाने बना सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, एक तरह से उसने ये जाना कि अगर हम एक बीज बोते हैं तो बहुत सारे बीज हमें मिल जाएंगे, और इससे हम फिर और बीज उगाएंगे, 100 दाने फिर से हम बोएंगे, और फिर उनसे लाखों दाने हम पा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, एक तरह से खेती का कंसेप्ट आया, खेती की शुरुआत हुई इस तरह से। तो इसमें मुख्य रूप से क्या थी, फसलें गेहूं, जौ और चावल की फसलें थी जो स्टार्टिंग में जो है मानव ने उगानी शुरू करी थी। तो जैसे कि पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे, इन्होंने इन अनाजों को भोजन के रूप में एकत्र किया और सीखा कि वे कहाँ उगते हैं और कब पकते हैं। अब देखो जब इन्होंने खेती का कंसेप्ट जब इनको मिला, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस तरह से क्या होता है, अनाज का इस तरह से पौधा बन जाता है, और पौधे से क्या होता है, अनाज इतना सारा हमें मिल जाता है। तो अब देखो एक दिन में तो वो पौधा बड़ा नहीं होगा, एक दिन में तो पकेगा नहीं, एक दिन में तो फल नहीं देगा, तो उसके लिए कुछ महीने लगते थे, 3-4 महीने तो लगेंगे ही। तो उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया कि कब वो पकेंगे, कहाँ कैसे उगेंगे, वो किस मिट्टी में उगेंगे। तो ये सब जब ऑब्जर्व किया तो इससे फार्मिंग का कंसेप्ट आया, खेती का कंसेप्ट आया। वो क्या करने लगा, वो इस तरह से बीज को बोने लगा, और उसी जगह पर फिर वो वहाँ पर क्या कहते हैं रहने लगा। कुछ टाइम के लिए उसको रहना पड़ता था वहाँ पर, खेती की वजह से, खेती या फिर वो जानवरों को जो पालता था, एक तरह से स्टेबिलिटी आई। तो खेती की और जानवरों को जैसे पालना उसने शुरू करा, तो दोनों की उसको रक्षा करनी पड़ती थी। खेती भी जो करता था उसको जानवर चढ़ जाएंगे घास को, तो इसके लिए उसको रक्षा उसकी करनी पड़ती थी, और जानवरों की भी रक्षा करनी पड़ती थी कि उसको कोई और जानवर खा सकता है। और देखो खेती में भी जो यूज़फुल जो चीज़ें थी उसको उसने उगाना शुरू किया, यानी कि जो अनाज वगैरह थे, फल वगैरह थे, उसको उसने उगाना शुरू किया। ऐसा नहीं कि कोई भी घास उगाने लगा। तो उसका जो थोड़ा दिमाग का डेवलपमेंट हुआ, उसने काम की चीज़ें जो थी, ये काम के जो खाने की चीज़ें थी वो उगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये तीनों अनाज आप देख सकते हैं। ये राइस का पौधा है, राइस का पौधा कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेहूं का पौधा है। ये सूख जब पक जाता है तो कुछ इस तरह का दिखता है, वैसे हरा रहता है ये। और ये है जौ, बार्ले, ये बार्ले है, जौ है ये। और गेहूं में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, इसमें थोड़े से जो बाल होते हैं इसके ये थोड़े से बड़े हैं, लेकिन कुछ इस तरह से ही है गेहूं जो है और जौ जो है, दोनों लगभग सिमिलर ही दिख रहे हैं। अब देखो उसने फसल तो उगाना शुरू कर ही दिया, इसके साथ साथ जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। तो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे मतलब उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। जैसे कुछ यूज़फुल एनिमल्स थे तो उनको देखकर वो आकर्षित होने लगे और जानवरों को फिर वश में करने लगे, मतलब कि उनको क्या है पालना उन्होंने शुरू कर दिया, एक तरह से अपने पास वो रखने लगे।
तो सबसे पहले उन्होंने जो पालतू बनाया था जानवर वो था कुत्ता। कुत्ते के जंगली पूर्वज थे। मतलब जंगली पूर्वज से मतलब क्या है, जो आज आप कुत्ता देखते हैं वो इतना एग्रेसिव नहीं दिखेगा, वो इतना ज़्यादा जंगली नहीं दिखेगा जितना कि पहले का होता था। तो जो जंगली थे वो थोड़े क्या थे, वो जंगली जो कुत्ते होते थे उनको एक तरह से उसने क्या करा, धीरे धीरे जो है वो जो कुत्ता था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, सभ्य होने लगा एक तरह से कहेंगे। जब मनुष्य के वो संपर्क में आया, देखो पहले क्या होता था, इंसान जो है जो भी जानवर देखता था उसको मार देता था और खा लेता था। अब धीरे धीरे जो उसने जब जानवरों की इम्पोर्टेंस को समझा इंसानों ने, तो जानवरों ने भी ऑब्जर्व किया कि अब ये हमें मारते नहीं हैं। तो दोनों क्या हुए, दोनों एक तरह से करीब आए, पास आए। मतलब कि जो जानवर दूर दूर भागते थे इंसानों से वो थोड़े उनके पास में रहने लगे। इस तरह से क्या हुआ, उसने पालतू बनाना शुरू कर दिया जानवरों को इंसान ने, और धीरे धीरे बाकी जानवर भी वो पालने लगा कुत्ते के साथ साथ, जैसे कि भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर, और ये भी जो है झुंड में रहते थे और घास खाते थे। अब जो जानवर स्वभाव से कोमल थे, मतलब जैसे कि कुत्ता जो पालतू पहले बनाया उसका रीज़न यही था कि वो थोड़ा सा क्या था, बाकी जानवरों से थोड़ा सा स्वभाव में कोमल था और एक तरह से सोशलाइज था, मतलब इंसान के साथ वो रह सकता था। तो जब वो जानवरों को पालने लगा, तो जो जानवर वगैरह पालते हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, चरवाहे कहते हैं, और उनके खाने पीने का भी वो इंतज़ाम करते हैं। तो अब देखो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप बता सकते कारण इसका कि कुत्ते को ही क्यों पहला पालतू जानवर बनाया गया। तो उसका कारण यही है कि एक तो वो स्वभाव से थोड़ा कोमल था, सोशलाइज हो जाता जल्दी, और कुत्ते जल्दी सीख भी लेते हैं। तो वही है, इंसान के साथ रहने लगा, उसके तौर तरीके थोड़े सीखने लगा और थोड़ा सा मतलब एक तरह से वो इंसान के माहौल में वो थोड़ा सा ढलने लगा। अब जब हम किसी जानवर को पालते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, डोमेस्टिकेशन कहते हैं उस प्रक्रिया को, जिसमें हम पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। तो ये दोनों के लिए ही ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। पालतू बनाने का कार्य डोमेस्टिकेशन, अगर उसमें हम पौधे भी उगाते हैं ना उसको भी हम डोमेस्टिकेशन कहेंगे, या फिर हम जानवरों की देखभाल करते हैं तो उसको भी हम डोमेस्टिकेशन कहेंगे। तो ये कंसेप्ट फिर डेवलप हुआ जब उसने भाई फसल उगाना शुरू कर दिया और पशुओं को पालना शुरू कर दिया। तो एक तरह से ये प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे प्रभाव क्या पड़ा, उसको भी इंसान को भी उसका फ़ायदा मिलने लगा। पौधे उसने उगाए तो उसको खाने के लिए और ज़्यादा ऑप्शंस मिलने लगे, जो पहले कम ऑप्शंस अवेलेबल थे ज़्यादा ऑप्शंस मिलने लगे। जानवरों की देखभाल उसने करी, जानवरों को पाला पोसा, तो उससे क्या हुआ, उसको भी मतलब एक तरह से फूड उसका एडवांस में रहता था उसके पास, और दूसरा वो उससे जानवरों से बाकी फ़ायदे भी ले सकता था, उसका दूध वगैरह वो पी लेता था। लोगों द्वारा पोषित पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर टेंटेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स। इसका मतलब है कि जैसे जो जानवर जंगल में रहते हैं वो थोड़े अग्रेसिव मिलेंगे, थोड़े से वो मतलब जैसे कोई इंसान मिल जाए, कोई छोटा जानवर मिल जाए, उस पर वो झपटेंगे, शिकार करने को दौड़ेंगे, थोड़ा एग्रेसिव नेचर में मिलेगा। लेकिन जो पालतू बनने लगे जानवर वो थोड़े से स्वभाव में कोमल होने लगे एक तरह से, क्योंकि उनको इंसान के साथ रहते रहते क्या हुआ, उनके माहौल में वो ढलने लगे। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सूअर का दांत है, ये है जंगली सूअर का दांत, और ये है पालतू सूअर का दांत। तो ये जो जंगली का सूअर का दांत है, इसको क्योंकि शिकार वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती थी और इसको जंगल में रहना पड़ता था, सर्वाइव जंगल में करना पड़ता था, उसके हिसाब से उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ, वैसे ही उसका नेचर था। लेकिन जैसे जैसे जो जानवर पालतू बनते गए उनके नेचर में भी बदलाव आया, और वो एक तरह से जो जंगली जानवर थे उनसे वो अलग होने लगे एक तरह से स्वभाव में भी, और मतलब उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो भी एक तरह से बदलाव उसमें होने लगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आप दो भैंसे देख रहे होंगे, दो ये भैंस हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पालतू भैंस है, डोमेस्टिक बफेलो, जो कि घरों में पालते हैं लोग। एक यहाँ पर जंगली भैंस। तो दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में भी आप फ़र्क देखेंगे। दूसरा इनका जो नेचर होता है वो भी अलग होता है। जो ये जंगली भैंस होगी इसको जंगल के हिसाब से रहना है, शिकार करना है या फिर अपना बचाव करना है दूसरे जानवरों से। तो ये इसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं। सींग देखो किसके कैसे हैं, अगर एक किसी को टक्कर मार दी एक बार इसने, इसको सिर मार दिया इसने, किसी को सींग मार दिया तो वो तो वहीं पर ढेर हो जाएगा।
और दूसरी जगह ये है भोली सी भैंस। ये क्या है, देखो इसका भोला सा फेस आप देख रहे होंगे, और ये सीधी सादी ऐसे ही आप इसको एक जगह बांध दो, बस सीधी सादी ऐसी खड़ी रहेगी, कुछ नहीं कहेगी आपको। अब इसको छेड़ भी सकते हो जा कर के, लेकिन इसको छेड़ के दिखाओ तो इस तरह से क्या है, इसमें बदलाव इनके बॉडी स्ट्रक्चर में, इनके नेचर में आना शुरू हुआ जैसे जैसे इंसान ने इनको पालतू बनाना शुरू करा। तो जंगली जानवरों से ये पालतू जानवर थोड़े डिफरेंट दिखने लगे, होने लगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मैं इसको पार्ट्स में कराऊंगी, क्योंकि एक ही बार में ये एक चैप्टर कराना पॉसिबल नहीं है और अच्छे से भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट इसका हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, कैसा भी लगा हो वो वीडियो में मतलब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।